अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने कौमी असम्बली के हल्का एन 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म के मातहत एजेंसीज़ पर आयद कर दिया है। आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकल सतह पर धांधली हुई या PTI के लोकल जिम्मेदारान या मकामी इंतज़ामिया इसमें मुलव्वस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इसमें एजेंसीज मुलव्वस थी जो इमरान खान के मातहत हैं। मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि मेरे पास नाम आ चुके हैं और मैं इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद सबूतों के सामने आने का इंतज़ार कर रही हूँ और चाहती हूँ कि ये खुद सच बता दे, शर्मिंदगी से बच जाए, वरना वो हक़ाइक़ मुझे खुद अवाम के सामने लाना पड़ेंगे कि किस तरह 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया और उनसे नताइज तब्दील करवाए गए। बाकी प्रिजाइडिंग अफसरान को एक डेरे पर ले जाया गया, वहाँ PTI का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, वहाँ किस किस एजेंसी का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। अगर ये चीज़ें एक्सपोज ना की तो मैं कर दूंगी। एक तरफ मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म के मातहत काम करने वाली एजेंसीज पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने चंद रोज़ पहले वाज़े अल्फाज में ये कहा था कि डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में स्कैंडल पर मबनी धांधली के हवाले से पार्टी की जो इब्तदाई तहकीकात है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि सूबाई हुकूमत, बल्दियाती इंतज़ामिया और पुलिस इस वाक़े में मुलव्वस थी। एक तरफ अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत वज़ीर आज़म के मातहत एजेंसीज पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में बज़ाहिर लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं। इदारों के न्यूट्रल किरदार को वेलकम करना चाहिए। PTI को कोई गैर जमहूरी मदद नहीं मिलेगी। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि तादाद में कमी के बावजूद हुकूमत को टफ टाइम देंगे और सबसे कह रहे हैं कि गिरती दीवार को एक धक्का और दो। एक तरफ PDM की क़यादत सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए सियासी जमातों से राब्ते बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की ज़मानत मंजूर कर ली। अब सवाल ये है कि हमजा शहबाज की ज़मानत के मुस्लिम लीग नून की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। सवाल ये भी अहम है कि मरियम नवाज़ इदारों को मतनाज़ बनाने की कोशिश क्यों कर रही हैं। सवाल ये भी अहम है कि क्या सेनेट इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट का रोल वाकई न्यूट्रल है, जो बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है क्या इन्वेस्टिगेशन वाकई अब आप लोगों की मुकम्मल हो गई है? क्योंकि चंद रोज़ पहले तक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि NA 75 डस्का में जो कुछ हुआ, धांधली जो हुई, उसमें जो मकामी इंतज़ामिया है उसका रोल है, इस्टेब्लिशमेंट के मुलव्वस होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आज मरियम नवाज़ साहिबा ने कह दिया कि जो कुछ हुआ, जो धांधली, उसकी ज़िम्मेदार एजेंसी है जो वज़ीर आज़म के मातहत हैं। क्या वाकई मरियम नवाज़ साहिबा सबूतों के अपने पास होने की बात कर रही हैं या सिर्फ एक इल्ज़ाम ही है ये? जी, पहले तो हमें वाज़े होना चाहिए आपके नाज़रीन को भी कि वज़ीर आज़म के मातहत सिर्फ अस्करी एजेंसीज नहीं हैं, वज़ीर आज़म के मातहत सिविलियन इंटेलिजेंस के इदारे भी हैं। और जिस तरह हमने देखा कि वो कौन सा ऐसा जादुई धुन थी जिसने बैक वक्त IG पंजाब और उन 20 जो प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए, मगवी हुए, अगवा हुए, वो ऐसी धुन थी जो लाहौर में भी थी, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खा गई। वो धुन गुजरांवाला में भी थी, कमिश्नर गुजरांवाला और रीजनल पुलिस अफसर को भी खा गई। वो सियालकोट शहर में भी थी, जो DCO सियालकोट और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हैं सियालकोट, उनको भी खा गई। और फिर साथ ही जो है वो जो 20 अगवाशुदा प्रिजाइडिंग अफसर थे, उनके फोन भी सब बंद हो गए। तो अगर इतनी बड़ी कंस्पिरेसी बैक वक्त हुई है ना, कि एन उस वक्त जब प्रिजाइडिंग अफसर्स के फोन बंद थे, उसी वक्त पंजाब के आला तरीन अफसरान, डिवीजन के आला तरीन अफसरान और डिस्ट्रिक्ट के आला तरीन अफसरान, उन सब के फोन भी उसी वक्त बंद थे। और वो जब 6:30 बजे वो एक बाजमात तौर पे अचानक रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में आ गए, फिर सारे फोन खुल गए और सब वाजे हो गए। तो एक जो कंस्पिरेसी है कि ये एक बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म कोशिश थी NA 75 के अवाम का हक़ रायदही छीनने की, ये तो वाजे है। अब जो बात आज मरियम बीबी ने की है, उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया है, वो उसकी तफसीलात तो
वो खुद उनको मालूम हमसे ज्यादा है, लेकिन ये बात तो अब काफी हद तक हमें क्लियर हो गई है कि ये लोग इलेक्शन कमीशन का फैसला आने से पहले फिर तो सारे सबूत दे देने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बता देना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमें नहीं, देखिए ये इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत कम है और सुबह 10 बजे वो हेयरिंग है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन तो पूरी आ गई, लेकिन जब तक ऐसे गवाहान हमारे पास नहीं आ जाते जो उसकी शहादत दे सकें जाके कि ये लोग कहाँ बैठे थे और कैसे थे, तो हम तो पूरा रिलाई करेंगे जो बाकी एविडेंस है कि ये सिर्फ 21 प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं उनका मामला नहीं है, पूरे हल्के में ये इशू हुआ है। और नहीं, पहले तो आप सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस की बात कर रहे थे, आज आप पूरे हल्के की बात कर रहे हैं। जी देखिए, वो जो हम बात कर रहे थे वो रात को 3:30 बजे, जिस दौरान वो तमाम प्रिजाइडिंग अफसर अभी अगवाशुदा थे, बाजियाब नहीं हुए थे, उस वक्त एक दरखास्त जो है हमारी जो वहां उम्मीदवार थी उन्होंने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में बैठकर लिखी थी, जहां लोग नताइज का इंतजार कर रहे थे। हाँ। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास पूरे हल्के के शवाहिद आए हैं वो हमने कल इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे भी हैं, और जो आने वाली सुबह है उसमें हम फिर एक तफसीली तौर पे नक्शे के साथ पेश होंगे कि ये 20 पोलिंग स्टेशंस कहां थे। ये बिल्कुल लग़व बात है कि जी हम 13 घंटे आ ही नहीं सके वहां, कि जी इतनी दूर थे, रुते ही धुंध हो गई। ये बिल्कुल गलत गुफ्तगू है। जो बात में कह रहा वो ये है कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने अपना एक फैसला करना है, लेकिन मुझे मुकम्मल करना है। एक बात देखिए, एक बड़ा सीरियस इशू है। सीरियस इशू ये है कि जो अगर रीपोल होता भी है वो इस जुर्म में इंसाफ नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है और जब तक हुकूमत पंजाब 120 घंटे हो गए हैं वो बताने से कासिर है कि ये अगवा किधर हुआ था, कैसे हुआ था, कौन इनको ले गया। कल इलेक्शन कमीशन ने भी मेरे सामने वहां मौजूद था, उन्होंने पूछा कि हर प्रिजाइडिंग अफसर के साथ पुलिस की गार्ड होती है, आपने उससे पता नहीं किया कि आप लोग कहां गए थे, वो ड्राइवर किधर है उन गाड़ियों के जिनको बैठ कर गए थे, उन्होंने आपसे पूछा कि आप लोग कहां थे। तो ये सारे ये तो अगर रीपोल जो है वो इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ तभी होगा जब ये अगवा करने वाले और ये साजिश करने वाले पकड़े जाएंगे और इनको सजा मिलेगी। तो आवाम ने करना है ना, चाहे वो 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल हो या पूरे हल्के में रीपोल हो, फैसला एट द एंड अवाम ने ही करना है। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, या अगर इलेक्शन कमीशन जाहिर फैसला तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन नहीं करना है, तो आप लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं होंगे अगर 20 पोलिंग स्टेशन में रीपोल की बात करता है इलेक्शन कमीशन? जी, हमारी इस्तदा है और मुतालबा है कि NA-75 के अवाम को एक ऐसा इंतखाब कराया जाए जिसमें उन्हें यह खतरा ना हो कि अगर वो गली में बाहर निकलेंगे तो वहां सड़क पर गोलियां चल रही हैं, जिन्हें यह खतरा ना हो कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोई आके कत्ल नहीं कर देगा। वहां 2 कत्ल भी हुए हैं। हाँ। उनको ये खतरा ना हो कि जिस पोलिंग स्टेशन हम जाएंगे वो अंदर से उसको कुंडी लगी होगी। उन्हें यह खतरा ना हो कि उन्हें पोलिंग स्टेशन के बाहर 8-8 घंटे अपना वोट डालने के लिए खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वो जबरदस्ती सुस्त कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता हो कि जी हम जो वोट डालेंगे उसके ऊपर कई हजारों की तादाद में जाली वोट डालकर वो वोट गायब नहीं कर दिया जाएगा। और ये भी यकीन होना चाहिए कि जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में भी, KP में भी, फिर तो वजीराबाद से भी ये मुनज़्ज़म धांधली करके जीत सकते थे, नौशहरा में भी जीत सकते थे। ये फिर यहाँ की सीट इतनी प्यारी थी। जी, नौशहरा का मुझे नहीं मालूम कि वहां शायद वो ज्यादा पुरएतमाद थे, लेकिन वजीराबाद में भी मुनज़्ज़म धांधली हुई है। फर्क सिर्फ ये है कि एक खास हद के बाद वो अगवा करने की हद तक नहीं गए, जो रिजल्ट को हजारों वोट ऐड करने की तक वो नहीं गए, तो जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई। वजीराबाद में भी इसी तरह मुनज़्ज़म जाली वोट डाले गए हैं हजारों की तादाद में, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वोटरों की जो उनका जो जज्बा था और उनका जो उन्होंने पहरा दिया अपने वोट के ऊपर, उसकी वजह से हमें कामयाबी यहाँ पे तजाद इत्तेहादी आपके भी यही कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें न्यूट्रल लग रही है, गैर जानिबदार लग रही है। आज बिलावल भुट्टो ने भी ये बात करी और 2 दिन पहले गिलानी साहब ने भी बात करी कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है वो बिल्कुल गैर जानिबदार लग रहा है। तो ये तो बहुत एक बड़ा तजाद है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो एजेंसीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक जगह पर न्यूट्रल हो जाए और दूसरी जगह पर वो जानिबदार हो जाए।
नहीं, ये आप दुरुस्त कह रही है, नहीं हो सकता, लेकिन इसका जो सबूत है वो अमल से होगा। देखिए, जहां एक सूबे का आईजी अगवा हो गया हो तो वहां प्रिजाइडिंग अफसर बेचारा क्या चीज है अगवा होने के मामले में। हमने सूबों के आईजी अगवा होते हुए देखे हैं, लेकिन इशू यही है कि हमने इस वक्त NA-75 में हमारा मुतालबा है, हमारी इस्तदा इलेक्शन कमीशन से कि पूरे हल्के में पोल कराया जाए, और वो जो पोल है, जिस सूबे का आईजी अगवा हुआ था ना, वो पोल जो है, वहां आपके इत्तेहादियों ने रिपोर्ट को पब्लिश ही नहीं किया। जरा उनसे भी पूछ लें क्या मामला था। जी देखिए ना, तो यही तो वजूहात हैं जिनकी बिना पे अभी हम कबल अज वक्त ये कयास नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में कोई मावराए आइन मुदाखलत नहीं है। यहाँ 73 सालों से मुदाखलत रही है। अल्लाह करे कि वो अच्छा, एक सवाल का जवाब दें। कर लें। अब जो मौजूदा तो जब तक हाल है, पूरा इंतखाब नहीं हो जाता तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब जो सेनेट के इलेक्शन पर एक सवाल करना चाहती हूँ। अब जो एक पूरी सूरत हाल है, आपको पता है केपी में भी तहरीक इंसाफ के लोग नाराज़ हैं, लियाकत जतोई जो ग्रुप है वो नाराज़ है, सिंध में लोग नाराज़ हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान में जो सरदार हिंद साहब हैं वो नाराज़ हैं। ऐसी सूरत हाल में सेनेट के इलेक्शंस में आप क्या समझते हैं, पीडीएम इसका कितना फ़ायदा उठा सकती है? जी, हमारी तो कोशिश और ख्वाहिश यही है कि जितना हमारा वज़न है मुख्तलिफ असम्बलियों में, उसके मुताबिक जो है वो हमें सेनेट की नशस्तें हासिल हों। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के लोग नाराज़ होकर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, अभी हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने लोग हैं, और हुक्मरान जमात में तो एक सिंगी फैली हुई है क्या जी काम तो हो रहा है, काम उस पर हो रहा है। हर सूबे में अलग-अलग लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि ये सेनेट जो का इशू एक टेस्ट केस है। क्या उनके कॉल पर एतमाद किया जा सकता है या अमल भी उनके कॉल के मुताबिक होगा? मतलब ये टेस्ट हमें केस है 3 मार्च को इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। इलेक्शन उनके लिए टेस्ट केस है। जी देखिए, जी देखिए ना जी, उन्होंने एक अवाम के सामने मीडिया के जरिए एक कैटेगोरिकल और कतई तौर पर एक कतई स्टेटमेंट दी है, और चूंकि फौरी तौर पर सेनेट का इंतखाब आ गया है, लिहाजा हम सबको मालूम हो जाएगा बहुत जल्द कि वो जो एक कतई तौर पे दावा किया गया था वो दुरुस्त था। लेकिन बिलावल साहब और गिलानी साहब को तो पता चल गया, वो तो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो न्यूट्रल है, वो गैर जानिबदार है, वो तो कह रहे हैं। जी, वो जो कोशिश कर रहे, हो सकता है कि उनको अभी तक उसका सामना ना हो, और चूंकि हम फौरी तौर पर इन्वॉल्व थे पंजाब में, हमें सामना करना पड़ गया। लेकिन इस तरह मैंने कहा अब ज्यादा दूर नहीं है, 3 मार्च तक वाजे हो जाएगा कि क्या हुआ है और किस तरह हमें आगे चलना है, क्योंकि पीडीएम की तो बुनियाद ही इस बात पर है कि इंतखाबात से मावराए आइन मुदाखलत को हमें खत्म करना है। हमजा शहबाज की 20 महीनों के बाद रिहाई, क्या सियासत में वो फौरी बिल्कुल वैसे ही एक्टिव होंगे? वैसे तो इस वक्त मरियम नवाज का कोई मुकाबला नहीं है। जी हमजा शहबाज साहब एक्टिव होंगे। वो पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं। वो जेल में होते हुए भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर आकर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा करते रहेंगे। अब हमें ये उम्मीद है कि वो पूरे पंजाब में एक्टिव होंगे, और अपना उनका एक बहुत अहम रोल है जो उन्होंने अदा करना है पंजाब असेंबली में भी और उसके बाहर भी। वो पूरी तरह उसमें पूरी अपनी एक्टिविटी से इंशाल्लाह अपना काम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दसाब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में सेनेट इंतखाबात के हवाले से टिकटों की तकसीम का जो मामला है, ये जो तनाज़ा है, ये शिद्दत इख्तियार कर चुका है। एक तरफ हुकूमत सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त का रास्ता रोकने के लिए ओपन बैलेट के जरिए वोटिंग करवाना चाहती है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की अपनी ही जमात के जो लोग हैं, अरकान हैं, ये पार्टी क़यादत पर मेरिट की बुनियाद पर टिकटें तकसीम न करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आला सिंध और PTI के रहनुमा लियाकत जतोई ने दादू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि सैफुल्लाह अबड़ो को टिकट 35 करोड़ में दिया गया और ये शख्स तो 6 महीने पहले पार्टी में आया। किस मेरिट पर इनको टिकट दिया गया? सैफुल्लाह अबड़ो को कौन से मेरिट पर पार्टी ने टिकट दिया? अपनी गुफ्तगू में लियाकत जतोई ने ये कहा कि गवर्नर हाउस से कुछ पूछना चाहता हूँ, जब सेनेट की टिकटें तकसीम की जा रही थी तब पार्लिमानी बोर्ड आखिर क्यों नहीं बनाया गया? एक तरफ लियाकत जतोई ने 26 फरवरी को हम ख्याल सियासी दोस्तों और जो पार्टी कारकुनान हैं उनका इजलास तलब किया है। वो कहते हैं उस दिन हम पार्टी अपना कोई फैसला करेंगे, आइंदा का लाहे अमल देंगे। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुल्लाह अबड़ो ने लियाकत जतोई के तमाम इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है, उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है, पार्टी ने शोकॉज नोटिस भेजा है और ये मुतालबा किया है सैफुल्लाह अबड़ो ने कानूनी नोटिस में क्या लियाकत जतोई अपने बयान पर माफ़ी मांगे, नहीं तो 2 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। एक तरफ लियाकत जतोई और सैफुल्लाह अबड़ो की लड़ाई कानूनी जंग में बदल गई है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की मरकज़ी कायमा कमेटी बराए नज़्म व एहतसाब ने लियाकत जतोई को इजहार वजूह का भी नोटिस जारी करते हुए सेनेट टिकट देने से मुतालिक इस बयान पर उनको कहा है कि 7 रोज़ के अंदर आप वजाहत दें कि आपने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया है पार्टी पर। एक तरफ लियाकत जतोई पार्टी क़यादत से नज़र आ रहे हैं, नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंग ने भी शिकवा किया है कि बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर हूँ लेकिन किसी मुशावरत में बुलाया नहीं जाता, शामिल नहीं किया जाता। वज़ीर-ए-आज़म जब कोयटा आते हैं वो साल साल जो है वो मुलाकात का टाइम नहीं देते हैं, मिलते नहीं हैं, पार्लिमानी बोर्ड में सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। अब्दुल कादिर जैसे पैराशूटर को टिकट दे दिया जाता है जिसका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। सेनेट इंतखाबात में 70 करोड़ किसने लिए? सादिक संजरानी तहरीक इंसाफ के आखिर फैसले करने वाले होते कौन हैं? उनकी हैसियत क्या है? सादिक संजरानी का तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ क्या है? संजरानी के किरदार को बलूचिस्तान में सख्त नापसंदीदगी से देखा जा रहा है। सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान के साथ वो कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है। मेरे तहरीक इंसाफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि 3 मार्च जो है ये फैसले का दिन है। बलूचिस्तान नहीं पाकिस्तान की सियासी तारीख पर इसके असरात होंगे। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने शिकवा किया है कि काबीना का रुकन होने के बावजूद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हमसे मिलते नहीं हैं, मुशावरत में शामिल नहीं करते हैं और उन्होंने कहा है कि कहीं भी सेनेट के टिकट जो हैं वो मेरिट पर नहीं दिए गए। अभी जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं इससे सेनेट इंतखाबात में हुकूमती जमात को कितना नुकसान पहुँच सकता है, PDM इसका कितना फ़ायदा उठा सकती है, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, सिंध में लोग नाराज़, KP में लोग नाराज़, बलूचिस्तान में लोग नाराज़, PDM इस सूरत हाल का कितना फ़ायदा उठा सकती है? देखिए, 1-2 चीज़ें जहन में रखें। पहले तो ये है कि जब भी सेनेट के इलेक्शन आ रहे हों या जनरल इलेक्शन आ रहे हों या कोई ज़िमनी इलेक्शन आ रहा हो, तो ये अरकान असम्बली और जो पार्टी अहदेदार होते हैं इनका पुराना वतीरा है हमारे यहाँ कि वो नाराज़गी ज़ाहिर करके कुछ न कुछ लेन देन करने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्ज़ी का टिकट दिलवाना या अपनी मर्ज़ी के लोगों को आगे बढ़ाना या कुछ मराहत हासिल करना, तरक्याती फ़ंड्स हासिल करना। ये एक पुराना तरीक़ेकार है, ये भी उसी सिलसिले की एक रिफ्लेक्शन है, ये तो हकीकत है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारे सियासी जमातों में और सियासतदानों में जमहूरी कल्चर नहीं है और इससे इमरान खान साहब भी मुस्तस्ना नहीं है। बिल्कुल, यानी पार्टी के जो सीनियर अहदेदार होते हैं, पुराने कारकुन होते हैं, जो ही कोई नया आदमी दाखिल होता है वो पीछे चले जाते हैं और अगला जगह ले लेता है और फिर जब फैसला कौन सूरत हो, मसलन टिकट जारी करना हो, तो वो बाद में आने वाला जो है वो टिकट ले लेता है। और जिन लोगों ने 10 साल, 8 साल, 5 साल पार्टी में खपाए होते हैं, खिदमात अंजाम दी होती हैं, मार खाई होती है, वो बेचारा, उसकी वजह से फिर इल्ज़ाम तराशी होती है। वो लोग कहते हैं ये जो शख्स पैराशूटर है, या लेट कमर कहना चाहिए, पैराशूटर तो खैर हर आदमी नहीं हो सकता, लेट कमर जो है, इसको अगर टिकट मिल गया है या कोई ओहदा मिल गया है, वो कैबिनेट मेंबर हो गया है, तो उसने क्या खिदमत अंजाम दी हैं, या तो लीडरशिप को खुश किया होगा या किसी और को। जो तो ईसा फिर सही एतराज़ात उठा रहे हैं अबड़ो साहब पर। ये जितनी भी एतराज़ात उठ रहे हैं, अब्दुल कादिर पर जो एतराज़ात उठे, सैफुल्लाह अबड़ो पर, ये दुरुस्त एतराज़ात हैं, क्योंकि पहले बताया नहीं गया। अगर ये फैसला पार्लिमानी बोर्ड करता, वहाँ जिस इलाके से किसी शख्स का ताल्लुक़ है वहाँ की जमात को एतमाद में लिया जाता, फ़ैसला जमात करती, तो फिर कोई इख्तलाफ नहीं था। फिर अगर कोई एतराज़ करता भी तो वो एतराज़ बरा एतराज़ होता। अब्दुल कादिर का अचानक ऐलान हुआ,
हफीज शेख साहब का इलेक्शन जो हैं वो हफीज़ शेख तो मामले खुसूसी हैं, मुशीर हैं, काम कर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना की मनसब पर बैठे हैं, उनका कुछ जवाज़ बनता है, अगरचे वो पार्टी के कैसे मेंबर जवाब नहीं बनता है है सर? मुशर्रफ के साथ, पार्टी के साथ, देखें, फिर वो IMF के बंदे हैं। जब आपने उसको वज़ीर ख़जाना लगा दिया, फुल इख्तियारात दे दिए, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आपकी कानूनी मजबूरी है कि आप उसको वज़ीर बनाएं। सही। वज़ीर बनाने के लिए आपको सेनेट का टिकट देना पड़ेगा, वो तो उसकी मजबूरी है, समझ आती है कि एक आदमी को आपने साल 1.5 साल से वज़ीर ख़जाना लोगों को कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी का पता ही नहीं है, अचानक पता चलता है जी एक अब्दुल कादिर साहब आ रहे हैं, रहते वो इस्लामाबाद में, टिकट उनको अबड़ो साहब आ गए हैं, उन पर कोई केस भी है नैब का, तो ये एतराज़ात बनते हैं। तो इसके लिए इसका ख़ात्मा इस तरह मुमकिन नहीं होगा कि आप शटअप कॉल दे दें, किसी को नोटिस जारी कर दें। पीडीएम इसका फ़ायदा उठा सकती है? पीडीएम इसका इसलिए फ़ायदा नहीं उठा सकती कि पीडीएम के यहाँ टिकटों के तकसीम का भी यही निज़ाम है। देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने टिकट जो हैं सेनेट के, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली अपने ख़ानदान में तकसीम किए हुए हैं। जरदारी साहब का भी यही मामला है, नवाज शरीफ साहब का ये मामला है, तो उसका क्या फ़ायदा कैसे उठाएंगे? या तो ये कोई एक जमात में जमहूरी कल्चर हो, फैसले मेरिट पर हो रहे हों। नहीं, लोग तो खींच सकते हैं ना, कहते हैं ना अपने घर में लड़ाई हो तो बाहर के लोग बड़ा अच्छा, फायदा ये उठाते हैं। अरकान असम्बली की ये भी एक, आपको कोई हुकूमत हो किसी की, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हम देखते थे, जरदारी साहब की हुकूमत के दौर में भी देखते थे, ये अरकान असम्बली चूँ चूँ ची ची चाँ चाँ करते रहेंगे, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो ये फिर अपनी पार्टी को वोट दे के आ जाएंगे और 100 बहाने, क्योंकि उस दौरान उनको मैनेज किया जा चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, नौशहरा में जो पीटीआई सीट हारी है, इसका मतलब क्या समझा जाए? पार्टी का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, खटक साहब का कोई वोट बैंक नहीं है, ये समझा जाए वो वक्त गया जब खान साहब के नाम पर वोट डलते थे। लियाकत खटक साहब इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने पार्टी को पीछे कर दिया। नहीं, 2-3 चीज़ें हैं उसमें। देखें, एक तो एक लियाकत खटक पार्टी के ही मेंबर थे, पार्टी के मिनिस्टर थे। जब वो एतराज़ करेंगे तो ज़ाहिर है उनका पार्टी के अंदर एक हल्का तो होगा। जो आदमी MPA बन के आया है, मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, उसका एक अपना हल्का है। फिर वो परवेज़ खटक साहब के भाई हैं, तो वो भी एक अहमियत है उनकी। अब अगर एक घर में 2 भाइयों में इख्तलाफ होगा, पार्टी में 2 कारकुनों में इख्तलाफ होगा, कैप्टन में 2 वज़ीरों या वज़ीर और वज़ीर आला में इख्तलाफ होगा, तो उसका फ़ायदा तो अपोजिशन को होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सूरत हाल वो नहीं है। सेनेट के इलेक्शन में वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे लोग कह रहे हैं कि बड़ा अपसेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे अपसेट आपको इस्लामाबाद की सीट से लग रहा है? जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं, गिलानी साहब को खड़ा किया, उनके अपने ज़ाती ताल्लुकात भी देखे ना, उनके बड़े ज़ाती ताल्लुकात भी हैं PTI के अपने लोगों में, फिर GDA के बड़े लोग हैं उनके करीब, तो आपको लग रहा है वहाँ से सरप्राइज़ मिल सकता है इन्हें? ये उस सूरत में सरप्राइज़ मिल सकता था 2 वजूहात की बुनियाद पर। नंबर 1 तो ये है कि गिलानी साहब जो हैं वो कोई अपनी हैसियत में अपने तौर पर इलेक्शन लड़ रहे होते, फ़ैसला उन्होंने किया होता। फ़ैसला उनका किया है जरदारी साहब ने, और इस मफरूज़े पर किया गया है कि अगर हम गिलानी साहब को कामयाब करा लेते हैं तो तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हो सकती है। ये वजह है पीछे। जो लोग, वो अरकान असम्बली भी इस वक्त नहीं चाहते अदम इस्तेकाम, वो भी पार्लियामेंट के अंदर कोई तब्दीली नहीं देख रहे, और जो इस मुल्क में इदारे हैं जो वो भी ऐसी तब्दीली नहीं चाहते, और अवाम में भी ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आती। तो किस बिरते पर लोग जो हैं, एक MNA अपना वोट उस वक्त तब्दील करता है जब उसको दूसरी तरफ से ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद हो। जिस MNA को पता है कि गिलानी साहब अगर सेनेटर मुंतखब भी हो जाएं तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, ना वो मुलाजमतें दिलवा सकते हैं, अपोजिशन के मेंबर होंगे, ना मुझे, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म बड़े फ़ायदे जिन लोगों को पहुंचाए हैं वो आज उसको हलाल तो करेंगे। वो अगर जो होंगे तो वो पार्टी में मौजूद होंगे ना, वो PTI में तो नहीं चले गए होंगे ना। जो PTI में चले गए होंगे वो तो चले भी गए हैं, जो चले गए हैं वो तो उनके साथ नहीं होंगे ना। बिल्कुल अच्छा, ये जो आमतौर पर मफरूज़ा ये है कि जी वो जनूबी पंजाब सूबा महाज के लोग उनकी मदद करेंगे, या फ्रस्ट्रेशन जो जनूबी पंजाब में क्या फ्रस्ट्रेशन है? सूबा के हवाले से पीपल्स पार्टी ने वादा किया, पूरा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने वादा किया, पूरा नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने वादा किया,
पूरा नहीं भाई किया, जो लेकिन महाज के उसका लोग हैं वो उन्होंने कितनी आवाज उठाई है इन 2.5 सालों में। अगर ना भी उठाई हो या ना उठाई हो, सवाल ये है कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, एक उसके पास जवाब है, दूसरा है कि उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम करके कुछ ना कुछ दिया तो है, आईवाश किया दिया है, तो आईवाश ही कह लीजिए, कुछ तो किया है। जिन पार्टियों ने, गिलानी साहब 3 साल वज़ीर आज़म रहे, वो चाहते थे तो सूबा बना सकते थे, क्योंकि मेजॉरिटी थी। मेजॉरिटी के अलावा ये था कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बिल्कुल थी, सारे काम हो रहे थे। 18वीं तरमीम पर जब ये चाहते, अगर 18वीं तरमीम पर जब कंप्रोमाइज़ हो रहा था, नवाज शरीफ साहब को दूसरी टर्म मिल रही थी, इनको जो था खैबर पख्तूनख्वा का सूबा मिल रहा था, ANP को, पीपल्स पार्टी को सदारत मिल रही थी जरदारी साहब को, उस वक्त गिलानी साहब नहीं चाहते भी उस वक्त करवा सकते थे। सूबे की बात नहीं, उस वक्त सूबे की बात भी वो मनवा लेते कि खैबर पख्तूनख्वा माना गया तो ये भी मनवाया जा सकता था, तो उन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं नहीं समझता कि उनको कोई फायदा। अच्छा, डस्के का इलेक्शन जितना कंट्रोवर्शियल हो चुका है, आज तो मरियम नवाज ने कह दिया जो वज़ीर आज़म के मातहत जो एजेंसीज हैं उन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। आपको पता 2 दिन पहले तक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कोई सबूत नहीं मिले कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व है। तो आपको क्या लगता है जितना कंट्रोवर्शियल हो गया ये सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर इसको रीपोल करवा के मामला हल हो सकता है? देखें, मरियम नवाज़ की ये बात तो इसमें वज़न है कि जनाब वाला सारे हल्के में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हो गया है। इलेक्शन उस वक्त नल एंड वाइड होगा जब ये साबित हो जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और इलेक्शन कमीशन में कि जी बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी धांधली हुई है कि पूरे हल्के का इलेक्शन होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में वो सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन हैं, उनका इलेक्शन हो सकता है। अगर मरीम नवाज़ साहबा वो इलेक्शन जीत चुकी हैं, PDM ने वो इलेक्शन जीत लिया है, तो जीता हुआ उम्मीदवार तो दोबारा इलेक्शन की बात नहीं करता। बिल्कुल, दोबारा इलेक्शन की बात करके मरीम नवाज साहबा ने क्योंकि अपना उनको शायद ये लग रहा है कि उनको शायद लग रहा है कि मैनिपुलेट हो चुका है और अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो उनके खिलाफ आएंगे। अब अगर सिर्फ 20 पे होता है, हाँ, बाकी तो रिजल्ट हो चुके हैं ना, हाँ, उसमें वो जीत चुके हैं, हाँ, उनके बकौल के 3,500 की हमारी लीड है, हाँ। अब 20 पे वो फोकस करें और इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है 20 स्टेशन पे तो ज़्यादा लीड ले सकते हैं कि वो लीड ले लें अगर हाँ, वो पॉपुलर हैं। अगर उनको शिकस्त का खौफ है तो फिर वो पूरे इलेक्शन पंजाब हुकूमत इसमें सारे में कितनी एक्सपोज हुई है, नालायकी की इंतहा हुई है। मतलब देखें, पुलिस उनकी थी, इंतज़ामिया उनकी थी। अगर वो लोग जो हैं किसी साजिश का शिकार हुए, जानबूझकर उन्होंने किया, किसी दबाव का शिकार हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये हुकूमत का देखें ना, कुछ भी हो। फिर IG ने फोन ना उठा के, चीफ सेक्रेटरी ने रिस्पांस ना करके इस मामले को और ज्यादा मशकूक बना दिया। खुद ही जो कामयाबी थी तहरीक इंसाफ की, अगर कामयाबी थी वो नाकामी में बदल दी गई। और अपोजिशन को अगर वो कामयाब भी हो रही थी तो कामयाबी के साथ साथ उनको एक नैरेटिव भी दे दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 के तहत IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और विफाक को खत लिख सकता है कि इन्हें फ़ौरन ओहदों से हटाया जाए। नहीं, ये मसले का तो हल नहीं है, वो कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। मरीम नवाज साहिबा का तो उनके इख्तियार में हो तो वो तो इमरान खान को भी आज डिसमिस कर दें। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन की बात करी कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, ये और वो पावर कर सकते है, लेकिन वो किसी बुनियाद पर करेंगे ना, किसी कानून के तहत। मैंने कहा जो अपोजिशन है, हाँ, अपोजिशन के तो अगर इख्तियार में हो वो तो इलेक्शन कमीशन को छोड़ें, किसी को, वो तो इस वक्त 3 लोगों को, जो टॉप के 3 लोगों को तो आराम से फारिग कर सकते हैं ना। लेकिन मसला ये है कि उनके कहने से तो नहीं होगा या उनके मुताबिक नहीं होगा। जो कानून है, जो ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक ही कुछ होगा ना। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व है या IG इन्वॉल्व है तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो होगी कानून के तहत होगी कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब रात 3 बजे उनको क्यों फ़ोन कर रहे हैं? ठीक है ना जी, क्योंकि वो मिल नहीं रहे थे ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं मिल रहे थे, इसीलिए फ़ोन कर रहे थे ना। बात यह है कि उन्होंने भी कोई अपना प्लान A के बाद प्लान B भी बनाया होगा ना। बिल्कुल सही। अभी सारे मामला जिम्मेदारी उनकी भी है। और फिर जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है वो प्रेस रिलीज भी इतना सादा नहीं है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। मरीम नवाज साहब सबूतों की बात कर रही हैं, डर लगता है उनके सबूतों से। अरशद मलिक साहब की जो वीडियो सामने आई थी उसके बाद कुछ भी हो सकता है। इरशाद आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर तज्जियाकार इरशाद साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब आपका। अली जैदी साहब, तहरीक इंसाफ तो सेनेट इलेक्शंस को शफाफ बनाने की बात कर रही है, पैसा ना चले, हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, ओपन बैलेटिंग की आप लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरानगी होती है जब पार्टी के अपने ही लोग ये इल्जामात लगाएं कि 35-35 करोड़ में जो सेनेट के टिकट बेचे जा रहे हैं, एक तरफ शफाफियत, दूसरी तरफ टिकट बेचने के मामलात, पार्टी इस पर क्या एक्शन ले रही है? देखिए, अगर जिससे इल्जाम लगाया है उनके पास सबूत है तो ही शुड इमीडिएटली सबमिट दो व्हाटएवर, जो भी सबूत उनके पास है इमीडिएट, बिकॉज हम तो इस पे खड़े हुए हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी इज नंबर 1 अंदर या बाहर। तो अगर जतोई साहब ने ये बात की है, हम श्योर कि कोई ना कोई एविडेंस होगा। हाँ, वो कह रहे हैं मैं अदालत में पेश करूंगा, तो करें, बिस्मिल्लाह करें, फिर जल्दी जाएं और जल्दी करें। मतलब इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हम वो पार्टी है जिससे 20 लोग, हमारी पार्टी में 20 लोगों से पहले 20 लोगों को निकाल चुके हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, हमारा गेम दूसरा है। अच्छा, सिंध से लोग नाराज हैं, केपीके से लोग नाराज हैं, बलूचिस्तान से लोग नाराज हैं, आपको नहीं लगता नुकसान हो सकता है, पीडीएम इससे फायदा उठा सकती है? पार्टी के अपने लोग नाराज हैं, पैसे से बिके ना बिके, इख्तलाफात की वजह से लोग इधर उधर हो सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, लोगों की कुछ थोड़े से जायज नाराज हैं, ज्यादातर नाजायज नाराज हैं, लेकिन हर एक तो पाकिस्तान में नहीं जा सकता ना। पार्टी ने फैसला करना होता है, पार्टी की कमेटी है, उसमें चेयरमैन साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब है, बाकी बड़ी सीनियर लीडरशिप है, तो सब मिलकर फैसला करते हैं। कभी बहुत सारी चीजें जिसका मुझे भी नहीं पता, अब उन्होंने अगर किया है फैसला तो वो, लेकिन ऐसे फैसले जब जो अपने पुराने लोग हैं उनको नजरअंदाज किया जाए और फिर जिन्होंने 6 महीने पहले पार्टी ज्वाइन की हो, जो लियाकत जतोई कह रहे हैं सैफुल्लाह बड़ो की, भाई कौन सी खिदमत है, टिकट दे दिया आपने, ये एतराज़ात जायज है या नहीं? मैं जी बिल्कुल भी कमेटी में नहीं था, तो मैं आई डोंट नो कि क्यों दिया, लेकिन जो भी होगा वो उनके पास कोई ना कोई गवर्नर साहब भी थे, पीएम साहब भी थे, उनके पास दिमाग है जस्टिफाइबल रीजन। तो आप समझते हैं कि पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो मेरिट पर दिए हैं? देखिए, पार्टी मैं जो समझता हूँ पार्टी ने टिकट मेरिट पे दिए हैं या नहीं दिए, जो भी है वो पार्टी की बात मैं पार्टी के अंदर करूंगा, लेकिन जब एक दफा पब्लिक पोजीशन पार्टी ने ली है तो मैं पब्लिक पोजीशन की पार्टी के साथ कराऊँ। फैसल वाउडा को टिकट देने के मामले पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टैंड किया। हाँ, ऐसी कोई चीज हो जो कि पाकिस्तान को नुकसान दे, पाकिस्तान को तो नुकसान हम नहीं पहुंचा रहे। लेकिन पार्टी में तो आप लोग जमहूरियत की बात करते हैं ना, पार्टी में एक्सप्रेशंस की बात करते हैं कि बिल्कुल इजहारे राय की आज़ादी है, अपने इख्तलाफात बताने की आज़ादी है, लेकिन फिर ऐसे भी तो नहीं हो सकता कि एक तरफ जमहूरियत की बात करें और दूसरी तरफ बिल्कुल इग्नोर कर दें लोगों के एतराज़ात को, शिकायत को। तो शाजिया, मैंने आपसे खुद ही कहा कि मेरे जो भी इतराज़ात हैं, जो भी मेरे एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो पार्टी हमें फोरम प्रोवाइड करती है। मैं उस फोरम के अंदर मैं भी और सब जो भी हैं हम अपने इज़हारे राय रखते हैं, लेकिन टीवी के ऊपर बैठ के और पब्लिकली करने का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है बिगर कॉस्ट। अब एक पावरफुल मिनिस्टर की तो बात पार्टी में सुनी जा सकती है, पार्टी फोरम पर ज़ाहिर अली जैदी की तो बात सुनी जा सकती है, एक आम बंदे की बात कहाँ सुनी जाती है? आपने पावरफुल मैं तो बड़ा एक मामूली सा मिनिस्टर ना करें। पावरफुल मिनिस्टर मैं तो अभी दफ्तर में बैठा हूँ, तो इतना पावरफुल 5 बजे घर चले जाऊँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते एक थोड़े से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट करार देगी क्या इनका आर्टिकल 226 सेनेट इलेक्शन पर लागू होता है या नहीं। आर्टिकल 226 के तहत तमाम इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से होते हैं या नहीं। अगर आइन ये कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मुतबादिल नहीं है, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे, रियासत के हर इदारे को अपना काम हुदूद में रहकर करना है। वोटिंग के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाना है, कितनी सीक्रेसी होनी चाहिए, ये फैसला पार्लियामेंट करेगी।
दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि ऑर्डिनेंस का सवाल अदालत के सामने नहीं है, ऑर्डिनेंस जारी होने पर कोई राय नहीं देंगे। जमहूरियत में फैसले पार्टी करती है, क़यादत नहीं। आइन में पार्टियों का जिक्र है, शख्सियात का नहीं। कोई ऊपर से अपने फैसले लागू नाफिज नहीं कर सकता। पार्टियों के फैसले भी जमहूरी अंदाज में ही होने चाहिए। किसको वोट देना है ये फैसला पार्टियां कैसे करती हैं। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने अपने दलाइल में कहा कि किसी को वोट जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सियासी मामलात में समझौते होते रहते हैं। कई बार मुख्तलिफ MPs किसी इशू पर मुत्तहद होकर सेनेट उम्मीदवार को वोट देते हैं। सेनेट इलेक्शन एक सियासी मामला है, रियाजी का सवाल नहीं है। सेनेट का इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत ही होता है। आर्जी कानून साजी के जरिए सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। आइन में कहीं नहीं लिखा कि सेनेट के लिए खुफिया वोटिंग नहीं होगी। आइन में यह भी नहीं लिखा, आइन ये भी नहीं कहता कि सेनेट इलेक्शन कानून के मुताबिक होंगे। ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसी ऐवान में करारदाद मंजूर हुई तो वो खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट ने तौसीक ना की तो ऑर्डिनेंस 120 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आर्टिकल 226 सेनेट इलेक्शन पर लागू होता है या नहीं। सवाल ये भी है कि क्या आर्टिकल 226 के तहत तमाम इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से होते हैं या नहीं। सवाल ये भी अहम है कि क्या सेनेट इलेक्शन में वोटिंग के तरीक़ेकार और सीक्रेसी का फैसला पार्लियामेंट को ही करना है और पार्लियामेंट कब करेगी। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन करें माहिर कानून साबिक प्रोसिक्यूटर नायब राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका। आमिर अब्बास साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस की समाअत हुई, चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स दिए, कहा कि सुप्रीम कोर्ट करार देगी कि आइन का आर्टिकल 226 सेनेट इलेक्शन पर लागू होता है या नहीं होता। साथ ही ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मुतबादिल नहीं है, ये पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो भी अपने हाथ में नहीं लेंगे। रियासत के हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना है। वोटिंग के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाना है, कितनी सीक्रेसी होनी चाहिए, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। मतलब लग रहा है कि बॉल जो है वो पार्लियामेंट के कोर्ट में ही फेंकी जा रही है। लेकिन अब आप अपनी समझते हैं, अब वक्त भी नहीं है, ऑपोजिशन साथ भी नहीं देना चाहती है, तो मामला खुफिया बैलेटिंग के जरिए ही होगा। नहीं, अभी आज बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग थी और इस हियरिंग के कुछ 3 या 4 पहलू हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 226 के तहत जो इलेक्शंस हैं सेनेट के, क्या वो आइन के नीचे तस्वर किए जाएंगे, क्या वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस तस्वर किए जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है हाँ जी ये बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत हो रहे हैं, तो फिर सेकंड सवाल आ जाएगा कि क्या वो सीक्रेट बैलेटिंग से होगा। ऑब्वियसली अगर आइन में लिखा हुआ है तो सीक्रेट बैलेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम रुक जाएंगे, इसके बाद भी आइन कुछ कहता है 226 के तहत, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात खत्म। जी सुनिए, बात नहीं खत्म। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि जब मुल्क में सबसे बड़े हाउस के इलेक्शन में इस किस्म की खरीदो फरोख्त हो रही है जिसे हर शख्स जानता है, तो आप एक बार से खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकते। यही बात सुप्रीम कोर्ट भी अब देखेगी कि अगर आइन कहता है खुफिया होनी है, तो क्या बैलेट जब हो जाता है, जब वोट कास्ट हो जाता है, जब अनाउंसमेंट हो जाती है रिजल्ट की, तो क्या उसके बाद भी वो वोट जो सा है परपेचुअल सीक्रेट रहेगा, क़यामत तक सीक्रेट रहेगा, इन्फिनिटी तक सीक्रेट रहेगा, या उसमें कोई ऐसा सिस्टम होगा कि उसको ट्रेस किया जाए कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। सुनिएगा, अब डिस्प्यूट कहां से उठेगा? डिस्प्यूट उठेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो सा है 59 सब क्लॉज 2 में जाती है, जिसमें लिखा हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होंगे, अगर इसकी भी सुप्रीम कोर्ट, जिसको ये इख्तियार है, वो इसको जाके बताती है, इंटरप्रिटेशन करती है कि हाँ ये जो जरूरी चीज है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में 226 के तहत सीक्रेट बैलेटिंग भी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल ये 186 में आए हैं, 187 भी मौजूद है जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये एम्पल पावर देता है कि वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोई भी मैटर अगर उसके पास है तो ऐसी डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं। तो अगर वो इलेक्शन कमीशन को ऐसी डायरेक्शंस इशू कर देते हैं कि इलेक्शन सीक्रेट हो गया, रिजल्ट अनाउंस हो गया, लेकिन आप काउंटर फॉइल और जो बैलेट है
उस पे ऐसा कोई बार कोड या नंबरिंग करे कि कल को वक्त जरूरत जो कि आपकी एक आईनी ड्यूटी है, अगर हमें देखना पड़े उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना पड़े तो वो कनेक्शन हो, क्योंकि अदरवाइज ये जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात उठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई शख्स सामने से पकड़ लें आप करोड़ों रुपए के साथ, लेकिन वो कहेगा जी मेरा बैलेट ला के दिखाएं कहां पे मैंने एक ही जगह बी को दिया है। आप कभी भी उसका बैलेट ढूंढ ही नहीं सकेंगे क्योंकि बैलेट पे कुछ है ही नहीं। तो अब यहां पे आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उन्होंने जो इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं वो ऑनेस्टली हों, उसमें पहला वर्ड है ऑनेस्टली, फ्री एंड फेयर, और जो करप्शन को है सेफगार्ड करना है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में मैं नहीं समझता कि अब ये कोई इतना सिंपल मैटर रह गया है कि जी आप खुफिया भले से हो जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद इसका ट्रेसेबल होना, इसके बाद पता हो कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत वोटिंग हुई है। तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस की क्या हैसियत रह जाएगी? लग रहा है हाँ, सदारती ऑर्डिनेंस की फिर क्या हैसियत है? फिर सदारती ऑर्डिनेंस की यही हैसियत होगी कि सदारती ऑर्डिनेंस यही कह रहा है कि प्रोवाइजो उसमें दिया है कि जब सीक्रेट बैलेटिंग को उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद अगर वोट को ट्रेस करना पड़े तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो वोट ट्रेस हो सके। तो सदारती ऑर्डिनेंस भी अपनी जगह पर रहेगा, बैलेटिंग भी खुफिया तरीके से होगी, लेकिन सिर्फ ये होगा कि जो वोट होगा वो ट्रेसेबल होगा और इलेक्शन कमीशन इस चीज को इंश्योर करेगी कि भले से वोट हो गया। की गई है ना, सदारती ऑर्डिनेंस तो जारी ओपन बैलेटिंग के हवाले नहीं, ओपन बैलेट आप नहीं, ये एक अवाम में बात की जा रही है कि ओपन बैलेट ऑल्सो मीन्स कि ट्रेसेबल बैलेट। अब सुप्रीम कोर्ट कहीं ये नहीं कहेगी कि आप बैलेट को खुला दे दें या आप शो ऑफ हैंड करें, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सिर्फ अपनी आईनी जो ड्यूटी है कि जनाब जो इलेक्शंस हैं वो आइन के सेक्शन आर्टिकल 51 के तहत 59 सब क्लॉज 2 के तहत प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। हाँ। आया कि ये जो उसके खुफिया है जो बैलेटिंग का कि जी इसको आप किस हद तक रखते हैं, और आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस 187 के तहत ये डायरेक्शंस देती है कि जो बैलेट पेपर्स छपें उनको बैलेट पेपर और काउंटर फॉइल में आप कनेक्शन जरूर रखें। किसी भी वक्त इसको ज्वाइंट सेशन के जरिए भी ये मामला हल नहीं कर सकती, ज्वाइंट सेशन बुला के? किसके जरिए? ज्वाइंट सेशन बुला के। देखिए, अब उन्होंने पार्लियामेंट को कहा है। हाँ। नहीं, ज्वाइंट सेशन से तो आप देख लेना कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने खुल के मुखालिफत की है और उन्होंने कहा है कि किसी भी स्टेज पे ऐसी कोई नंबरिंग भी नहीं होनी चाहिए। कल तो रजा रबानी साहब डीप स्टेट और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो अपोजिशन, लेकिन पार्लियामेंट के जरिए अगर कानून साजी होनी है तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट करे। पार्लियामेंट आइन में भी तब्दीली ला सकता है और पार्लियामेंट एक्ट के जरिए भी ला सकता है, और जब पार्लियामेंट एक्ट सेशन में ना हो साफ हुकूमत इमरान खान साहब इतने संजीदा है कि इस हॉर्स ट्रेडिंग को, पैसे को खत्म करना है, आपने ओपन बैलेटिंग लेके आनी है, तो सेनेट इलेक्शन में जो वाजे नजर आ रहा है कि इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, तो अब हुकूमत को चाहिए नहीं कि सेनेट इलेक्शन के फौरन बाद आप ये आईनी तरमीम ले आए, आप मेजॉरिटी में होंगे? देखिए, आईनी तरमीम लाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं चाहिए ना, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हाँ। वो इनके पास किसी भी तरीके से नहीं आ सकती, चाहे सारी सीटें भी जीत जाए। 2/3 मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए चाहिए, तो वो मुझे नजर नहीं आता कि मौजूदा पार्लियामेंट में कोई कंसेंसस डेवलप होगा कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाएं, क्योंकि अगर 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो सबसे बड़ा खतरा तो अपोजिशन को होगा 18th अमेंडमेंट का। तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब अगर सीरियस है तो उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी काफी हमें सीरियस नजर आ रही है, क्योंकि ये पॉइंट्स कुछ जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद रेस किए हैं, ना कि रेफरेंस में थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये रेस करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक आईनी फर्ज बनता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में यही है कि हमें जो लीडरशिप मिलती है, जो गवर्नेंस मिलती है, जो हमें स्टेट मिलती है, वो ऑनेस्टली
इलेक्ट होके आए और वो दयानतदारी से इस मुल्क की बात धोड़ और बहुत शुक्रिया माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।